बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्लो फेज़ है, उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक कैटाबोलिक और एक हमारे पास एनाबोलिक। कैटाबोलिक के अंदर हमारे पास आगे फर्दर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास के अंदर आ जाता है हाइपर मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा स्केलेटल मसल की प्रोटीन की अल्ट्रेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो लिवर है उसके अंदर हमारे पास अल्ट्रेशन आती हैं, अल्ट्रेशन हिपैटिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एक्यूट फेज प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं। और लास्ट में हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलता है। अच्छा, पिछली वीडियो में एक बात थी कि हमारे पास जो एब फ्लो होता है उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद हमारे पास दो होता है। एक ये होता है कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, और इसके अलावा दूसरा पर्पज़ हमारे पास ये होता है कि हम सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को कंजर्व कर सकें। अच्छा, जबकि कैटाबोलिक जब हम फ्लो फेज़ में आते हैं तो फ्लो फेज़ का जो कैटाबोलिक है उसके अंदर सबसे पहले हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। हाइपर मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि जो बंदा कभी इंजरी के अंदर जाता है या ट्रोमा के अंदर जाता है तो उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 15 to 20% ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर रहा होता है। 15 to 20%, 25%, 15 to 25% मोर एनर्जी एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू हेल्दी रेस्टिंग वैल्यूज़। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाइपर मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सारा कुछ हमारे पास एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों हो रहा है। इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाती है एनर्जी डिपेंडेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स की। जो हमारे पास मेटाबॉलिक साइकिल एनर्जी डिपेंडेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं वो ज़्यादा उनके अंदर स्पीड आ जाती है इस वजह से। इसके अलावा अब ये एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखें पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास मसल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, स्किन होते हैं। जब कभी ट्रोमा होता है तो यहाँ की जो अब सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, स्पेशली ग्लूटामेट और एलानीन, ये हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इंपॉर्टेंट सेंट्रल टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं, जो कि हमारे पास लीवर है, इम्यून सिस्टम है और वूंड है। इनकी तरफ हमारे पास सारे अमाइनो एसिड्स और एलानीन वगैरह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्ट्रेशन इन स्केलेटल मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये बात याद रखेंगे, जो हमारे पास मसल्स की प्रोटीन होती है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली बनती रहती है, कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज होती रहती है और ब्रेक डाउन होती रहती है। और नॉर्मल टर्नओवर जो होता है वो 1 to 2% होता है। अगर बाज़ दफ़ा ये बढ़ता जाता है और अप टू +-2 फोल्ड तक हो जाता है, और ब्रेक डाउन जो होती है वो +-0.25 फोल्ड तक आ जाती है। लेकिन जो मसल का बल्क होता है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है। अब जब हमारे पास कैटाबॉलिक फेज़ होता है तो उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है, और इसके अलावा जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रोटीन पड़ी होती है, स्पेशली पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स की, उनकी डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसल वेस्टिंग मिलती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन जब ज़्यादा होगी तो प्रोटीन टूट के एट दी एंड हमारे पास नाइट्रोजन ही बनेगा, और फिर वो हमारे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा और सिंथेसिस हमारे पास कम हो जाएगी। अब हमारे पास जब नाइट्रोजन लॉस होता है, ये तो स्केलेटल मसल से गया तो हमारे पास मसल वेस्टिंग मिली। जब हमारे पास रिस्पिरेटरी मसल से नाइट्रोजन जाएगा तो हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन और चेस्ट इन्फेक्शंस मिलेंगे। कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जो कि आमतौर पर स्पेयर्ड रहते हैं, जिनके ऊपर सच इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और अक्सर आता होता है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन लॉस है वो 14 to 20 ग्राम पर डे तक चले जाता है, जो कि हमारे पास 500 ग्राम ऑफ स्केलेटल मसल्स लॉस पर डे के बराबर होता है। अब जब तक स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहेगा आप लोग इस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रोकना पड़ेगा। अगर आप लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग ये स्केलेटल मसल लॉस को रोक नहीं सकेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो होती है वो इसको सिर्फ नहीं रोक सकती। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि मेन मैकेनिज़्म कौन सा है कि जिसकी वजह से ये हमारे पास मसल वेस्टिंग हो रही है, तो ये हमारे पास है एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन वगैरह सारी स्टार्ट होती है और नाइट्रोजन वगैरह प्रोड्यूस होता है और नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होती है। पाथवे का नाम दोबारा बोल रहा हूँ, एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। तो अब हम ना सारे स्केलेटल मसल वेस्टिंग को समराइज़ करते हैं। तो पहली बात ये होती है कि जब हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स के अंदर ऐसे प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो वो क्यों हो रही होती है, इस वजह से ताकि हम अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो सकें। वो अमाइनो एसिड फिर हम प्रोवाइड कर सकें मेटाबॉलिक सपोर्ट, ताकि वो अमाइनो एसिड आगे जाके फिर मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को। तो स्केलेटल मसल वेस्टिंग प्रोवाइड्स अमाइनो एसिड फॉर द मेटाबॉलिक सपोर्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़।
इसके अलावा ये हमारे पास होती किस तरीके से है, ये मीडिएट हो रही होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे के ज़रिए। और इसके अलावा इसकी वजह से बंदे के अंदर मसल वेस्टिंग होती है, बंदा आमतौर पर इमोबिलिटी की तरफ चले जाता है, और इसके अलावा हाइपोस्टेटिक नमूनिया डेवलप हो जाता है, और एट द एंड हमारे पास डेथ हो जाती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कि हिपैटिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। हम आम तौर पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पूरी बॉडी की जो प्रोटीन है, आमतौर पर लिवर और स्केलेटल मसल्स ये दोनों मिलकर ग्रेटर देन 50% हमारे पास जो है बॉडी की प्रोटीन बना रहे होते हैं। स्केलेटल मसल क्या है, क्योंकि मैस ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटीन टर्नओवर इनका कम होता है, जो कि 1 to 2% पर डे है, जो कि हम आमतौर पर पहले भी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि प्रोटीन टर्नओवर स्केलेटल मसल्स का 1 to 2% पर डे है। जबकि जो कि लीवर है, जिसका आमतौर पर हमारे पास मैस होता है वो 1.5 kg होता है, लेकिन इसका प्रोटीन टर्नओवर जो होता है वो हमारे पास 10 to 20% पर डे होता है, जो कि 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स बन जाता है। इसके अलावा ये है कि लीवर के पास एक प्रोटीन होती है जो कि एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन का जो प्रोटीन टर्नओवर रेट है वो है 10% पर डे। अब हमारे पास एक रेट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट। नाम से पता चल रहा है ये क्या चीज़ है, एस्केप यानी कि निकल जाना, यानी कि भाग जाना। एस्केप रेट यानी कि ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट, ठीक है, यानी कि कैपिलरी से जो कि सारी की सारी प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन एस्केप हो रही है, TER इसको बोलते हैं, टर। तो ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट ऑफ एल्ब्यूमिन जो होता है वो 10 टाइम्स is about 10 times the rate of synthesis, and short-term changes in albumin concentration are most probably due to increased vascular permeability। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं एल्ब्यूमिन के, वो हमारे पास मेनली वस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से हो रहे होते हैं, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से। और जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रहे होते हैं मिसाल के तो वो ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट की वजह से हो रहे होते हैं। और एल्ब्यूमिन ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट जो होता है मे बी इंक्रीज 3 फोल्ड फॉलोइंग मेजर सेप्सिस। तो जब कभी सेप्सिस हो, कभी मेजर ट्रोमा हो, तो ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट जो होता है वो हमारे पास 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। जब ये 3 गुना ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी से सारी की सारी एल्ब्यूमिन जो होगी वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाएगी, तो प्रोटीन यूरिया भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ जिस तरह की जैसी इंजरी होती है तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर ये सारे ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके अंदर से जो इंटरल्यूकिन 6 है ना वो हमारे पास लीवर के अंदर जाता है, लीवर के पास जाता है, और वहाँ से एक्यूट फेज प्रोटीन्स लाइक फाइब्रिनोजिन और सी रिएक्टिव प्रोटीन इनकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है। अब ये जो हमारे पास एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पॉन्स होता है जिसको हम APPR भी बोलते हैं, ये हमारे पास डबल एज स्वॉर्ड के तौर पर काम कर रहा होता है। क्यों इसलिए कि ये एक साइड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, रिकवरी के लिए और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये रिकवरी वगैरह करवा तो रही होती हैं एक्यूट फेज प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और फाइब्रिनोजिन, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूएबल लीन टिश्यू होता है और एनर्जी रिजर्व्स होता है ये इन सबको यूज़ कर रही होती है। तो इन सारों को यूज़ करते हुए ये हमारे पास आज रिकवरी और रिपेयर कर रही होती है, तो हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स को ये कम कर देती हैं। तो लीवर के बारे में अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास CRP यानी कि एक्यूट फेज प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन ये ज़्यादा हो जाएगी, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती हैं लाइक एल्ब्यूमिन वो सारी की सारी हमारे पास कम हो जाएंगी। तो हम इनको ना इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव रिएक्टेंट्स हैं और नेगेटिव रिएक्टेंट्स हैं। पॉजिटिव रिएक्टेंट्स वो जिनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जिसके अंदर CRP आ जाएगा। नेगेटिव रिएक्टेंट्स वो लिवर के जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर यही होता है कि जब कभी ट्रोमा वगैरह होगा तो कैटाबोलिक फेज के अंदर हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल आ रहा होगा।